पुराने समय की बात है। एक संतरा एक कन्हैया नाम का आदमी था जिसकी माँ का नाम सीता माँ था। सीता माँ बहुत मेहनती और कर्मठ महिला थी, लेकिन उनका बेटा कन्हैया इसके बिल्कुल विपरीत था। वह कोई भी नौकरी नहीं करता था और अगर करता भी था तो तुरंत छोड़ देता था। एक बार सीता माँ ने अपने बेटे को उसके लिए मिली नौकरी छोड़ते हुए देखा तो वह हैरान रह गईं। यह क्या हुआ मेरे बेटे, तुम काम से वापस क्यों आ गए हो? माँ, वे लोग मुझे बिल्कुल भी सम्मान नहीं देते। मैं यह सहन नहीं कर सकता। सीता माँ ने समझाया। अगर तुम किसी के अधीन काम कर रहे हो तो तुम्हें समझना चाहिए कि वे तुमसे ऊपर हैं। तुम्हें वही करना होगा जो सही है, ताकि वे तुम्हें पैसे दे सकें। अगर वे तुम्हें कुछ करने का आदेश देते हैं तो तुम्हें ईमानदारी से उनका पालन करना चाहिए। तुम्हें थे रहें। माँ, मैं मानता हूँ कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ और पिताजी भी हमारे लिए बहुत पैसा नहीं छोड़ गए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं दूसरों की अपमानजनक बातें सुनूं। मेरे पिताजी ने भले ही मुझे पैसा नहीं दिया, लेकिन उन्होंने मुझे आत्मसम्मान और गरिमा दी। मैं उन लोगों की बातें कभी नहीं सुनूंगा जो मुझे डांटना या मेरा अपमान करना चाहते हैं, भले ही उनके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो। मैं अपने दिमाग का इस्तेमाल करके पैसा कमाऊंगा ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। मुझे दूसरों से अपमानजनक शब्द सुनने की जरूरत नहीं है। मैं अपने पिता का बेटा हूं और मैं सम्मान का हकदार हूं। इस जमाने में सफल होने के लिए बहुत सारा पैसा और शोहरत चाहिए। तुम्हारे पास न तो पैसा है, न शोहरत और न ही शिक्षा। कोई भी तुम्हारा सम्मान नहीं करेगा या तुम्हें वह नहीं देगा जो तुम चाहते हो। और अगर तुम यह सब नहीं कर सकते तो तुम अपना ख्याल नहीं रख सकते, और मेरा तो बिल्कुल भी नहीं। माँ, आप मेरे बारे में चिंता मत करो, मैं आपका ख्याल रखूंगा। मैं जानता हूँ कि मेहनत करने से हमें पैसा मिलता है, लेकिन मैं यह भी जानता हूँ कि स्मार्ट तरीके से कैसे काम करना है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप मुझ पर भरोसा करें। बातें करना आसान है, लेकिन इसे हकीकत में करना बहुत मुश्किल है। अदाते हैं, तुम्हारे पिता भी ऐसे ही थे। वह भी बहुत बातें करते थे, लेकिन जब तक वह जीवित थे तब तक कुछ भी नहीं कमा पाए। तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारे सपने और लक्ष्य हकीकत से अलग हो सकते हैं। उतरते हैं। माँ, मैं जानता हूँ कि पिताजी ने बहुत कोशिश की, लेकिन आपको मुझे भी कोशिश करने का मौका देना चाहिए। हारना आसान है, लेकिन कोशिश न करना सबसे मुश्किल है। अगर आप मुझे कोशिश करने का मौका नहीं देंगी तो मुझे कभी सफल होने का मौका नहीं मिलेगा। तुम अपनी नौकरी नहीं करना चाहते। अगर तुम अपना व्यवसाय करना चाहते हो तो तुम्हें लोगों से मिलना जुलना होगा, लेकिन तुम बहुत गुस्सैलों हो। मुझे नहीं लगता कि तुम शांत तरीके से दूसरों के साथ काम कर पाओगे, और इस तरह हम सफल नहीं हो सकते। माँ, मैं कभी भी सिर्फ लड़ने के लिए नहीं लड़ा। मैं केवल तभी लड़ता हूँ जब कोई मुझसे लड़ता है। यह मेरा स्वभाव है और मैं इसे बदल नहीं सकता। इस दुनिया में कोई भी एक दिन में बड़ा व्यवसायी नहीं बन सकता, लेकिन हम छोटी छोटी चीजों से शुरुआत कर सकते हैं। अभी हमारे पास 4 बत्तखें हैं, 2 नर और 2 मादा। मैं अपना व्यवसाय इन बत्तखों से शुरू करूंगा। कन्हैया की बात सुनकर उसकी माँ चुप हो गई और कुछ नहीं बोली। कुछ दिनों बाद कन्हैया ने अपनी माँ को देखा। माँ, मैं पास के मेले में इन कुछ बत्तखों के बच्चों को बेचने जा रहा हूँ। मैं जल्द ही वापस आऊंगा। कन्हैया भी कन्हैया अपने बत्तखों के बच्चों को लेकर उन्हें बेचने की उम्मीद में मेले में जाता है, लेकिन मेले में बहुत सारी चीजें बिक रही होती हैं और बहुत भीड़ भी होती है। कन्हैया उस जगह को देखकर कहता है, भगवान का शुक्र है कि मैं सही समय पर सही जगह पर आया हूँ। मैं अपने सभी बत्तखों के बच्चों को ले जाऊंगा और उन्हें तुरंत बेच दूंगा। वह मेले में सभी के काम करने के तरीके को देखने लगता है। वह चारों ओर देखता है और अपनी बत्तखों के बच्चों की कीमत तय करने का फैसला करता है। कुछ ही मिनटों में वह बत्तखों के बच्चों को बेचने की कीमत तय कर लेता है। उसी समय एक और आदमी बत्तखों के बच्चों को देख रहा होता है। वह कन्हैया के पास आता है। क्या ये सभी बत्तखों के बच्चे तुम्हारे हैं? क्या ये बिकने के लिए हैं? अगर ये मेरे नहीं होते तो मैं इन्हें क्यों बेच रहा होता? क्या तुम इन्हें खरीदने आए हो या कुछ और करने आए हो?
तुम बहुत छोटे लगते हो, फिर भी तुम बहुत असभ्य हो। पहले मुझे बताओ कि एक बत्तख की कीमत क्या है। मैं एक जोड़ी बत्तख के बच्चे चाहता हूं। एक जोड़ी बत्तख के बच्चों की कीमत 2 चांदी के सिक्के है। अगर तुम 2 जोड़ी बत्तख के बच्चे खरीदोगे तो मैं तुम्हें 3 चांदी के सिक्के में दूंगा। मैं एक जोड़ी बत्तख के बच्चों के लिए 1 चांदी का सिक्का दूंगा, क्योंकि 2 सिक्के बहुत महंगे हैं। मुझे 2 जोड़ी बत्तख के बच्चों की जरूरत नहीं है, मुझे बस 1 जोड़ी चाहिए। तुम जो कीमत दे रहे हो वह पर्याप्त नहीं है। मैं तुम्हें उस कीमत पर कभी नहीं बेचूंगा। उसी समय वीरासामी नाम का एक और आदमी दुकान पर आया और वह सब कुछ देख रहा था जो वहां हो रहा था। तुम इन बत्तखों के बच्चों को किस कीमत पर बेच रहे हो? यह कह रहा है कि एक जोड़ी बत्तख की कीमत 2 चांदी के सिक्के हैं, लेकिन मैंने इसे एक जोड़ी बत्तख के लिए 1 चांदी का सिक्का देने की पेशकश की। 1 चांदी का सिक्का भी एक जोड़ी बत्तख के लिए बहुत ज्यादा है। मैं तुम्हें 1 जोड़ी बत्तख के लिए 2 कांसे के सिक्के दूंगा। क्या तुम इसे स्वीकार करोगे? यह आदमी मुझे 1 चांदी के सिक्के में भी बत्तखों की जोड़ी नहीं देना चाहता, तो यह तुम्हें 2 कांसे के सिक्के में कैसे देगा? तुम नहीं जानते कि मेले में मोल भाव कैसे किया जाता है। तुम चुप रहो और देखो कि मैं इससे कैसे मोल भाव करता हूं। वीरासामी कन्हैया से कहता है, तो सुनो लड़के, मुझे बस 2 कांसे के सिक्के में अपनी 2 बत्तखें दे दो। मैं इनमें से किसी भी जोड़ी बत्तख को 2 चांदी के सिक्कों से कम में नहीं बेचूंगा। अगर तुम यह पैसा नहीं देना चाहते तो तुम कहीं और से खरीद सकते हो। मैंने रिसर्च और विश्लेषण किया है। मुझे पता है कि कोई भी तुम्हें 1 जोड़ी बत्तखों पर सस्ता दाम नहीं देगा। तो जाओ और अपनी किस्मत आजमाओ। तुम इतनी असभ्यता से मुझसे बात करने की हिम्मत कैसे करते हो? क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूं? मैं वीरासामी हूं। मैं इस पूरे शहर का सबसे अमीर। अगर मैं चाहूं तो 1 मिनट में यह पूरा बाजार खरीद सकता हूं। अगर तुम मुझे नहीं दोगे तो तुम्हें बहुत सारे परिणाम भुगतने होंगे। इसलिए मुझे तुरंत 2 कांसे के सिक्कों में 1 जोड़ी बत्तख दे दो। अगर तुम्हारे पास इतना पैसा है तो तुम सिर्फ 2 चांदी के सिक्कों के लिए मुझसे मोलभाव क्यों कर रहे हो? अगर तुम इतने अमीर हो तो बस जो तुम्हारे पास है वो दे दो, और उसके ऊपर तुम तो बुक कर रहे हो और मेरा समय बर्बाद कर रहे हो, तो यहाँ से चले जाओ। वीरासामी गुस्से में उसे देखता है। तुमने मेरा अपमान करने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम मुझे इस जगह से चले जाने के लिए कह रहे हो? देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। वीरासामी का एक गुर्गा बीच में आता है और कहता है, वे उसकी बत्तखें हैं। अगर आप उससे नहीं खरीदना चाहते तो आप कभी भी जा सकते हैं, लेकिन आप उसे डांट रहे हैं और बहुत असभ्य हो रहे हैं। आप जैसे लोगों की वजह से ही ये सभी युवा लोग हर समय बड़ों का अपमान करते हैं। यह आपकी पसंद है कि आप मेरी बत्तखें खरीदें या न खरीदें, लेकिन जब आप मुझे चोर कहते हैं तो यह मेरा अधिकार है कि मैं आपको एक मूर्ख कहूं। ओ, तुमने ऐसा कहने की हिम्मत कैसे की? सुनो मेरी बात, मेरे आदमियों, इस आदमी को घर लाओ और इसकी सारी बत्तखें छीन लो। वीरासामी के 2 गुर्गे कन्हैया को पकड़कर वीरासामी के घर ले जाते हैं और वीरज और वीरासामी के आदेशों का पालन करते हुए गुर्गे कन्हैया को बुरी तरह पीटना शुरू कर देते हैं। उसे पीटने के बाद वीरासामी उसे देखता है। तुमने देखा मैंने तुम्हारे साथ क्या किया, क्योंकि तुमने मुझसे बहस की और मेरा अपमान किया। तो क्या तुम और मार खाना चाहते हो यही हो, या यह तुम्हारे लिए काफी है? अगर मैं तुमसे अपना बदला नहीं लेता तो मैं तुम्हें 3 गुना चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। मेरा नाम वीरासामी है। यह सुनकर वीरासामी ने अपने गुर्गों से कन्हैया को कई बार फिर से पिटवाया। फिर वह कन्हैया से कहता है, मैंने जो कहना था वह कह दिया है। अब मैं तुम्हें और बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं तुम्हारी बत्तखें तुम्हें वापस नहीं दूंगा। तुम जो कर सकते हो करो, लेकिन तुम कभी सफल नहीं होगे। कन्हैया अभी भी गुस्सा और निराश था, लेकिन उसे नहीं पता था कि क्या करना है, इसलिए वह अपनी मां से मिलने के लिए घर वापस चला गया।
जैसे ही उसकी मां उसे देखती है वह हैरान और डर जाती है। क्या हुआ मेरे बेटे? तुम्हें इतनी बुरी तरह से चोट कैसे लगी? मैं तुम्हें इस गांव में नौकरी दिलवा सकती थी और तुम जीवित रह सकते थे, लेकिन अब तुम इतने जिद्दी हो देती हो और तुमने खुद को बहुत परेशानी में डाल दिया है। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूं। चिंता मत करो माँ, मुझ पर पड़ी हर एक मार मेरी सफलता में एक निवेश होगी। मैं इस आदमी को बुरी तरह चुकाऊंगा। कन्हैया यह अपने गुस्से को शांत करता है और वीरासामी से बदला लेने की योजना बनाना शुरू कर देता है। अगले हफ्ते वह वीरासामी को अपने घर के बगल में एक घर बनाते हुए देखता है। फिर वह एक बिल्डर के वेश में उसके घर में जाने का फैसला करता है ताकि वह उससे नौकरी पा सके। फिर वह जाता है और वहां रखी लकड़ियों को गिनता है। जैसे ही वीरासामी कन्हैया को वेश में देखता है, वह कन्हैया को देखता है। अरे आदमी, तुम कौन हो? क्या तुम जानते हो कि घर कैसे बनाते हैं? जब तुम चारों ओर सब कुछ देख रहे हो तो तुम अनजान लगते हो। सर, मैं एक बढ़ई और एक लकड़हारा हूँ। मैं एक लकड़ी को देखकर उसकी गुणवत्ता का विश्लेषण करना जानता हूँ। चूंकि तुमने पहले से ही लकड़ियों को देख लिया है, तो क्या मैं इन लकड़ियों पर तुम्हारी राय जान सकता हूं? और क्या ये मेरे घर में पूरी तरह से टिकेंगी? अगर आप चाहते हैं कि आपका घर मजबूत और स्थिर रहे, तो ये लकड़ियां आपकी मदद नहीं करेंगी, क्योंकि इनमें दीमक लगी है। हमें सूखी और पुरानी लकड़ियों की जरूरत है। कन्हैया की बात सुनकर वीरासामी ने थोड़ी देर सोचा। ठीक है, तो चलो हम दोनों पास के जंगल में चलते हैं। और उस जंगल में तुम मेरे लिए एक पेड़ चुन सकते हो और मैं तय करूंगा कि मेरे घर के लिए कौन सा चुनना है। जरूर सर, चलिए चलते हैं। वीरासामी और उसके गुर्गे वीरासामी के घर के लिए कुछ लकड़ी काटने के लिए जंगल में चले गए। कुछ किलोमीटर चलने के बाद वीरासामी और उसके गुर्गे कन्हैया के पीछे पीछे चले। कन्हैया ने एक पेड़ देखा और उसकी ओर इशारा करते हुए वीरासामी से कहा, हमें आपके घर के लिए लकड़ी काटने के लिए इस पेड़ का उपयोग करने की जरूरत है। यह पेड़ आपकी नींव के लिए एक मजबूत घर बनाने में कुशल होगा। अगर आप मुझ पर भरोसा करते हैं, तो क्या आप कृपया खुद इस पेड़ की जांच कर सकते हैं? जब वीरासामी अपनी दोनों बाहों से पेड़ को गले लगाने की कोशिश करता है, तो कन्हैया एक रस्सी लेता है और वीरासामी की बाहों को पेड़ से बांध देता है। फिर वह पेड़ से एक टहनी लेता है और वीरासामी को तब तक पीटना शुरू कर देता है जब तक कि उसका बदला पूरा नहीं हो जाता। पीटने के बाद वह कहता है, मैं वह लकड़हारा नहीं हूँ जिसे तुम जानते हो। मैं कन्हैया हूँ जो तुम्हें बत्तखें बेच रहा था। क्या तुम्हें याद है कि जब मैं तुमसे पिछली बार मिला था, तो मैंने तुमसे क्या कहा था कि मैं तुम्हें 3 गुना चुकाऊंगा। यह पहली बार है और अभी भी 2 और बार बाकी हैं, तो मुझे उम्मीद है कि तुम हर एक दिन मेरा इंतजार करोगे। जब वीरासामी थक गया और घायल हो गया, तो कन्हैया ने उसके पर्स से पैसे निकाले और भाग गया। गुर्गे यह देख रहे थे कि वीरासामी कहाँ है और कुछ मिनटों के बाद उन्होंने उसे ढूंढ लिया। एक बार जब उन्हें वह मिल गया, तो वे उसे वापस घर ले गए। अगले दिन जब वीरासामी अपने घर में बिस्तर पर पड़ा था, तो कन्हैया ने खुद को एक डॉक्टर के रूप में भेष में बदल लिया और वीरासामी के घर में गया। मैंने सुना है कि आपका मालिक बहुत बीमार है। मैं एक डॉक्टर हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि मैं आपके मालिक की चोट को ठीक कर सकता हूँ। मैं यह सुनिश्चित कर सकता हूँ कि मेरे पास सबसे अच्छी दवा है। वीरासामी के गुर्गे यह सुनकर बहुत खुश हुए कि उन्होंने कन्हैया को वीरासामी के घर के अंदर ले लिया, यह नहीं कि जानते हुए कि वह कौन है। सर, कृपया मेरी मदद करें। मैं अब चलने में सक्षम नहीं हूं। मैं एक आदमी से घायल हो गया हूं और मैं ठीक से बैठ भी नहीं पा रहा हूं। कृपया मेरी मदद करें। अगर आप मेरी मदद करते हैं तो मैं पूरी जिंदगी आपका आभारी रहूंगा। बेशक, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम फिर से काम कर पाओगे। मुझे तुम्हें एक बहुत ही खास गुप्त दवा देनी होगी, लेकिन दुर्भाग्य से मेरे पास इसके लिए सामग्री नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें इसके लिए आवश्यक सामग्री देने का सुझाव देता हूँ। जैसे ही उसने यह कहा,
वीरासामी बहुत खुश हो गया और उसने अपने सभी नौकरों को उसे ठीक करने के लिए आवश्यक सामग्री लाने का आदेश दिया। जब सभी नौकर घर से चले गए तो कन्हैया ने अपनी योजना को अंजाम देने की कोशिश की। कन्हैया ने घर में रखी एक छड़ी ली। मैंने तुम्हें फिर से मूर्ख बनाया है। मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कन्हैया हूँ, बत्तख बेचने वाला। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि मैं तुमसे दूसरी बार मिलूंगा? या तो यहाँ मैं हूँ और मैं तुमसे दूसरी बार मिला हूँ। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें दूसरी बार चुकाऊं। फिर वह उस छड़ी से उसे सेरापूर्वक पीटना शुरू कर देता है। कन्हैया ने उसे इतनी बुरी तरह पीटा कि वीरासामी को यह भी नहीं पता चला कि क्या जवाब देना है। वह इतने दर्द में था कि वह लगभग सदमे में था। उसी समय कन्हैया ने घर में रखी सभी कीमती चीजें ले लीं। मैंने तुम्हें दूसरी बार चुका दिया है। मैं तुम्हें कुछ ही दिनों में तीसरी बार चुकाऊंगा। चिंता मत करो, मैं अपने वचन का पक्का हूँ और मैं अपना वचन रखूंगा। कन्हैया ने वीरासामी से चुराए गए पैसे का इस्तेमाल करके एक व्यवसाय शुरू किया। उसने बहुत लाभ कमाना शुरू कर दिया और उसकी मां कन्हैया की सफलता से बहुत खुश थी। इस बीच वीरासामी अभी भी बहुत दर्द में था, लेकिन वह चलने लगा, इस डर से कि कन्हैया तीसरी बार उससे फिर मिल सकता है। वह कभी नहीं भूला कि वह 10 आदमियों के साथ घूमना शुरू कर दिया ताकि कोई भी उस पर हमला न कर सके। लेकिन कन्हैया पाश्चात्य अभी भी तीसरी बार भी बदला लेना चाहता था। इसलिए एक दिन कन्हैया यह देखने के लिए मेले में गया कि क्या वीरासामी मेले में आ रहा है। कन्हैया ने घोड़े बेचने वाले आदमी को देखा। कन्हैया ने घोड़ा खरीदने के बारे में सोचा और उसके पास गया। क्या यह भी अच्छी नस्ल का है? क्या यह बहुत तेज दौड़ सकता है या यह बहुत कमजोर है? यह घोड़ा सभी नस्लों में सबसे महान घोड़ा है। अगर आप इस घोड़े का उपयोग करना शुरू करते हैं तो यह बिना रुके मीलों तक दौड़ सकता है। उसी समय वीरासामी 10 आदमियों के साथ बैलगाड़ी पर मेले में प्रवेश करता है। जैसे ही कन्हैया उसे देखता है, उसे एक विचार आता है। वह यह जानकारी घोड़े बेचने वाले को देता है। अगर तुम वही करोगे जो मैं कहता हूँ तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारा घोड़ा खरीद लूंगा। कृपया मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है। क्या तुम उस आदमी को वहां देख सकते हो? वह वीरासामी है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसके पास जाओ और उसे बताओ कि तुम बत्तख बेचने वाले कन्हैया हो। जैसे ही तुम यह कहो, मैं चाहता हूँ कि तुम वापस मेरी ओर दौड़ो। घोड़े बेचने वाला फिर अपने घोड़े पर चढ़ता है और वीरासामी की ओर जाता है। मैं बत्तख बेचने वाला कन्हैया हूँ। यह सुनकर वीरासामी के गुर्गे चौंक गए और उन्होंने वीरासामी को यह जानकारी दी। वीरासामी उस क्षण क्या करना है इस बारे में काफी अनिश्चित थे। वीरासामी निराश हो जाता है और हीरे का अपना बैग निकालता है और उन्हें दिखाता है। अरे दोस्तों, मेरी बात सुनो। वह कन्हैया है, उसे तुरंत पकड़ो और उसे पीटो। जो कोई भी उसे पकड़ेगा, मैं उसे 2 चांदी के सिक्के दूंगा। गुर्गों ने वीरासामी को देखा और वैसे ही खड़े रहे। वीरासामी इस स्थिति को समझ गया। फिर उसने अपनी जेब से हीरे निकाले। ठीक है, अगर तुम जाओ और उसे पकड़ो तो मैं तुम्हें 2 हीरे दूंगा। क्या यह तुम्हारे लिए पर्याप्त है? उसे तुरंत पकड़ो। जैसे ही उन्होंने वीरासामी से यह शब्द सुना, गुर्गे उस व्यक्ति के पीछे दौड़े जो घोड़े पर दौड़ रहा था। वीरासामी अपनी बैलगाड़ी के साथ मेले में चला गया। उसी समय कन्हैया उसके पास जाता है और पूरे मेले के सामने उसे कई बार थप्पड़ मारता है। वह आदमी बत्तख बेचने वाला कन्हैया नहीं था। मैं बत्तख बेचने वाला कन्हैया हूँ। अब मैंने तुम्हें तीसरी सजा दी है जिसके तुम हकदार हो। अब अगर तुम हमें परेशान करोगे तो हम अगली बार तुम पर फट पड़ेंगे। अपना मुंह बंद रखो और सम्मान करो, वरना मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा और मार दूंगा। कन्हैया फिर घोड़े बेचने वाले के पास वापस जाता है और उससे घोड़ा खरीदता है और वहां से चला जाता है। और वीरासामी, जो कभी बहुत असभ्य और शातिर अहंकारी व्यक्ति था, अब कन्हैया जैसे एक युवा व्यक्ति द्वारा थप्पड़ मारे जाने के कारण खुद से शर्मिंदा था। यह कहानी हमें बताती है कि जीवन में आत्मसम्मान, बुद्धिमत्ता, धैर्य और नैतिकता का पालन करना हमें हर परिस्थिति में सफल बना सकता है, चाहे कि हमारे सामने कितनी भी बड़ी चुनौतियां क्यों न हों। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें।
आपको क्या लगा इस कहानी से, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी ही और मजेदार और सीख देने वाली कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि हमारी अगली कहानी आप सबसे पहले देख सकें।